Hello everyone, welcome to your channel ABCD of UPSC. In today's video, I will share you how I cleared UPSC CSC Prelims 2022 with ease. Okay, and in this video, you will get to know what was my thought during the exam, and you will get to know about my mistakes जो मैंने एग्जाम हॉल में की थी. एंड आपको इस मिस्टेक से सीखना है एंड आपको वो सारी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी एग्जाम हॉल में. इसके अलावा आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड थे या जो बाकियों से नहीं हुए, है ना, कि कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, कि उस टाइम पर मैंने कैसे उसको स्मार्टली टैकल किया और उसको सही मार्क किया. तो लेट स्टार्ट द वीडियो. सी क्वेश्चन. ओके, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, इन दिस वीडियो आई विल नॉट एनालाइज द पेपर. उसके लिए मैं बाद में प्रीलिम्स के टाइम पे पेपर एनालिसिस का वीडियो बना दूंगा. इस वीडियो में सिर्फ ये है कि किस पार्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन से सब्जेक्ट की कौन सी इंपॉर्टेंस है, आपको एग्जाम हॉल में क्या सोचना है, कौन सी नॉलेज कहाँ पे यूज होगी. ओके, है ना. ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस पढ़ा और आपको क्वेश्चन मार्क कर देना है. आपने सिलेबस पढ़ा एंड आपने बचपन से पढ़ाई की है ना, आपने 1 से 12 तक की है, कॉलेज की है ना. तो जो भी अभी तक नॉलेज आपने एक्यूमुलेट की है वो सारी हम एग्जाम हॉल में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में. एंड ऑल्सो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो कि आपको अभी से मार्क कर लेना है कि हाँ ये गलतियां आपको नहीं करनी और ये चीजें आपको डेफिनेटली करनी है. Okay, see the question number 1. Okay, in India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments, and layoffs in factories and employing work? Okay, see this question. ये क्वेश्चन जैसे ही मैंने पढ़ा था ना, जैसे ही मैंने पढ़ा कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिखा हुआ है. ओके, सो आई हैव मार्क्ड लेबर ब्यूरो, क्योंकि मुझे पता सीएसओ ऑलरेडी बंद हो चुका है ना. एंड दिस पॉइंट ये कभी ट्रू होंगे नहीं. अब ये एक स्टैटिक पार्ट है, दिस इज स्टैटिक पोर्शन. हाँ, अगर आपने विवेक सिंह या इकोनॉमिक्स की नितिन सिंघानिया पढ़ी है तो वहां पे लेबर ब्यूरो के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया. एंड इट इज रिपीटेड टॉपिक, लेबर ब्यूरो के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, सो मैंने मार्क किया. ओके, दिस द सेकंड क्वेश्चन. अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है. कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बट स्टिल आई हैव मार्क इट राइट. ओके, अब मैंने इसको कैसे मार्क किया मैं आपको बताऊं. देखो एग्जाम हॉल में, हाँ, मैंने पहले पढ़ा सीओएस इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हो सकता है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, ठीक है ना. और एक बात, हाँ, क्वेश्चन आपको आता हो या नहीं आता हो, क्वेश्चन पढ़कर जरूर आना. ये नहीं कि आपने पहले पढ़ा कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अरे यार ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, चलो इसको लीव कर देते हैं. लीव करना है आपको, बट नॉट एकदम देखते ही लीव मत करना, पहले उसको एक बार पढ़ना, ठीक है. तो सीसीओ ये पढ़ लिया, इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी नहीं पता मुझे. ओके, हाँ, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बेरिंग, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना. इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ कोल, कोल को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा, है ना. इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब टाइम. एक बार मैंने, अब देखो ये एंड यूजर्स का मैंने यहाँ पे मार्क भी किया था एग्जाम हॉल में, है ना. अब एंड यूजर्स का मतलब क्या, मान लो मेरे घर के बगल में जो अंकल छोले भटूरे बेचते हैं वो भी कोल की एक रेडी लगाते हैं, है ना, ऐसा चूल्हा बनाते हैं, उसके ऊपर भटूरों को सेकते हैं, तो ही इज अ एंड यूजर. अब एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो भी एक एंड यूजर है, ठीक है. एनटीपीसी के साथ इनका रिलेशन हो सकता है, पर छोले वाले भैया के साथ हो सकता है क्या. तो ये 4 तो देखते मुझे पता था गलत है ना. जैसे मैं देखो, अब यही चीज है, दिस टर्म एंड यूजर्स, एग्जाम हॉल में ये आपके दिमाग में चमका या नहीं चमका. अगर आपने ये उस टाइम पे मार्क कर लिया तो आप इसको राइट मार्क करोगे, है ना. एंड बाकी तीनों स्टेटमेंट आप देखो, बाकी तीनों स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट्स है कि हाँ मेजर सोर्स होगा कोल का, है ना. लेकिन अब इंडिया में लिग्नाइट ब्लॉक्स ही मिलते हैं ज्यादातर, है ना. एंथ्रासिन इंडिया में मिलता नहीं है ना, कम जगह पर मिलता है, मतलब मेजरली नहीं मिलता, ठीक है ना. तो ये तीनों स्टेटमेंट देखो राइट करेक्ट, है ना. एग्जाम टाइम में मैंने ये सोचा था, ये ऐसा क्वेश्चन जिसको बहुत लोग नहीं बना पाए होंगे, लेकिन मैंने बना दिया. कैसे, मैंने देखो एक वर्ड को स्ट्रेस किया. अब एग्जाम हॉल में इतने प्रेशर के बीच में भी है. अब ये मेरे को कैसे आया, जब मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए तो ये चीजें मैंने तभी डेवलप की. इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप ये सुने और आप समझे. जब नेक्स्ट टाइम आप जब एमसीक्यू सॉल्व करें तो ये चीजें आप ध्यान रखें. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब ये 5th शेड्यूल, ये टोटली स्टैटिक है भाई. अगर ये क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ तो फिर तो उससे प्रिपरेशन की नहीं, है ना. इसका आंसर ये होगा. ये रिपीटेड थीम है, एग्जाम में पहले भी आ चुका है, एंड ये पॉलिटी का एक स्टैटिक पार्ट है जो कि सबको आना चाहिए. ये वन ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट्स है, इसको डिस्कस नहीं करते, है ना. अब 4th नंबर क्वेश्चन देखो, द इंडियन सैनिटेशन कोअलिशन वाला, ठीक है ना. अब इसको भी मैंने राइट मार्क किया था. इसका भी आंसर, द इंडियन कोअलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू, अब 2022 की बात है ना, तो बहुत दिन हो गए, मुझे अभी याद नहीं है. इसका आंसर
शायद डी होगा। अब मैंने वहां पे क्या सोचा था, मैं थोड़ा WHO। WHO क्यों किसी को फंड करेगा, फंड करने के लिए तो वर्ल्ड बैंक भी है, तो वन गलत होगा, मैंने ऐसे सोचा। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इन अपेक्स अपेक्स बॉडी। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो सकता है, क्योंकि ये किस बारे में, द नेशनल, अच्छा अर्बन अफेयर्स के बारे में अर्बन अफेयर्स हो सकता है मिनिस्ट्री, बट वो एपेक्स क्यों होगा, है ना, एक इंस्टीट्यूट को हम एपेक्स क्यों बनाएंगे, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स उसके एपेक्स क्यों बनाएंगे, तो ये भी गलत होगा, डी इज द आंसर। अब ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसीडर्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ, और ये भी सबसे होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी सबसे होना चाहिए। मैंने उस टाइम पे नहीं किया, मुझे नहीं पता था तो मैंने नहीं किया, है ना, तो इसका आंसर CGWA होगा। ओके, सी मार्क कर लो सब लोग, ये मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता था उस टाइम पर, मुझे नहीं पता था। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, वैसे इसको पूरा पढ़ना है, मैंने उस टाइम पे लीव किया था, मैं अभी इसको ठीक कर सकता हूँ क्योंकि अब बहुत सारी नॉलेज गेन हो चुकी है एंड अब ज्यादा MCQ एप्टीट्यूड आ चुका है, बट हाँ उस टाइम पे लीव टाइप का क्वेश्चन था मेरे लिए, और ये सब क्वेश्चन लीव आप कर सकते हो, इसको इतना भी मत सोचना, ठीक है ना। प्लस क्वेश्चन नंबर 6 में 7 पे आ जाते हैं, द पोलर कोड। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो सारे ऑप्शंस को पढ़ो और राइट करने की कोशिश करो, अगर कुछ भी ना जमे तो छोड़ दो। मैंने यहाँ पे जबरदस्ती आंसर किया था इसलिए मेरे को नेगेटिव आया, है ना, इसका आंसर वैसे होगा ये डी नंबर, नहीं सॉरी, इसका आंसर ए होगा, 7 का ए, इसका आंसर ए होगा, 7 का ए नंबर, है ना, वैसे इसका आंसर ए होगा, मैंने एग्जाम में बी और सी में कंफ्यूजन था मेरे को, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना जरूर है ना, उसको एक बार एक थॉट तो दो उसको, उसके बाद अगर ना मिले, क्योंकि ये सब ना वर्ड एसोसिएशन से हो जाता है, अगर ना मिले देन लीव इट। अब यही गलती मैं आपको बता रहा था, ये क्वेश्चन लीव टाइप था बट मैंने उसको जबरदस्ती किया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आना चाहिए, यूएन के रिलेटेड जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये रिपीटेड थीम है, अगर ये आपसे नहीं हो रहा तो मान लो आपने फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं की। अब देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कितने जनरल है, द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट। एग्जैक्टली भाई, वो कैन ग्रांट तो दे ही सकता है ना, और वो उसको मेंबरशिप नहीं दे रहा, ऑब्जर्वर स्टेटस दे रहा है, बहुत बार होता है। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार दिया जाता है, ये तो आप पढ़ते ही रहते हो, है ना। परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूनाइटेड, हाँ दे कैन मेंटेन, है ना, सो 3 आंसर सारे होंगे, जनरल स्टेटमेंट्स है। अब ये देखो टी बोर्ड ऑफ इंडिया, अब ये क्वेश्चन टी बोर्ड के बारे में आई डोंट थिंक कोई पढ़ता होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा था, बट हाँ कुछ चीजें मुझे पता थी, मैं उसको बताता हूँ। वन मुझे पता था कि हाँ करेक्ट होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना, एंड मुझे ये भी पता था कि ये बेंगलुरु में नहीं है, ये कोलकाता में, बिकॉज आई बिलोंग टू द सेम स्टेट, सो आई नो दिस, ओके दिस इज इन कोलकाता। तो 1 and 3 देयर इज ऑप्शन ऑफ 1 and 3, बट मैंने एग्जाम में मार्क नहीं, मुझे पता नहीं था, ठीक है ना, ये दो चीजें पता थी, बट अगर और भी कुछ हो, बट मुझे मार्क करना चाहिए था आई गेस, बट मैंने नहीं किया, तो मेरे लिए ये लीव टाइप था इन एग्जाम हॉल, है ना। अगर आपको पता हो तो यू कैन, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन को लीव करो, कि ये सब हम पढ़ते नहीं है, एंड कुछ भी अननेसेसरी गेस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन वॉशिंग। अब ये देखो, ये भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा, अब ये करंट का क्वेश्चन है, कहाँ क्वेश्चन है किसी को नहीं पता, ओके, बट हाँ ये क्वेश्चन आपको करना है, वर्ड एसोसिएट करो, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंट साउंड। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन मतलब रिलेट टू एनवायरमेंट, वॉशिंग मतलब क्या, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, ये देखते मैंने फर्स्ट टाइम मेरा, बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने सारे ऑप्शन है, बट हाँ नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंट कोस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री, ये ग्रीन वॉशिंग नहीं है, ठीक है ना। इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, अब सारे पढ़ने के बाद सबसे सटीक और सबसे अच्छा तो ए नंबर है, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग, अब देखो ये एक क्या बोलूं, दिस इज अ स्टैटिक वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, क्यों, क्योंकि आप जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मॉनेटरी, ये सब पढ़ोगे, अब वो यूएस में हो या इंडिया में हो, बात तो सेम है ना। अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, कि पैसे को बांध के रखना है, पैसे को उड़ने नहीं देना है ना, मतलब पैसा निकलना नहीं चाहिए। अब यूएस के जो लोग जो इंडिया में मान लो कि कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर यूएस गवर्नमेंट खुद बोले कि नहीं मैं तुमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती हूँ, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या, मुझे पैसा बाहर जाने देना नहीं है ना, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो बताओ जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे तो वो उड़ के चले जाएंगे ना, तो कैपिटल फ्लाइट होगा ना, तो 1 इज राइट, ठीक है ना। कैपिटल फ्लाइट मे इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स, एग्जैक्टली कैपिटल फ्लाइट होगा तो इसका मतलब क्या, डॉलर कम हो रहा है ना,
हमारे पास डॉलर कम है, तो जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, उसका रेट उतने हाई होते हैं। एग्जैक्टली अभी मुझे मान लो कि मैंने किसी से उधार लिया, तो मुझे $1 पे 80 रुपीज पे करना है। अब डॉलर कम हो रहा है, तो अब $1 का मुझे 90 रुपीज पे करना पड़ेगा, तो महंगा हुआ ना, तो 1 into द राइट होगा, ठीक है ना। डिवैल्यूएशन, अब ये दीज आर द स्टैटिक पोर्शन, है ना। आप ज्यादा करंट पे ध्यान दोगे, अभी कुछ दिनों बाद ही शुरू हो जाए करंट अफेयर्स, क्या पढ़ना है, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, कितने महीनों की पढ़नी है, कब से पढ़नी है। स्टैटिक देखा, अभी तक के सारे क्वेश्चन स्टैटिक से बन रहे हैं, है ना। एंड दिस क्वेश्चन मैंने इसको ठीक मार्क किया था, सॉरी ये भी गलत है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की आंसर कुछ और होगा, ठीक है, ये गलत है, -2 कर दो। ये तो मैंने इनसाइट से चेक किया था उस टाइम पर, है ना, इनसाइट से चेक किया था उस, इसीलिए, ठीक है ना, बट ये गलत है और ये मुझे पता भी नहीं था, ठीक है ना, फिर भी मैंने मार्क किया। आपको ये गलती नहीं करनी थी, लीव टाइप क्वेश्चन, लीव करो, है ना। अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, है ना, उस टाइम पर 2022 में 2 साल पहले इतना नहीं पता था क्रेडिट रेटिंग के बारे में, अभी पता है ना। उस टाइम पे मैंने गलत मार्क किया था। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, और आप अगर इसको पढ़ रहे हो और आपको एग्जैक्ट पता है, तो डेफिनेटली मार्क करो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा है, कोई जनरल इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये सेबी होगा, ये आरबीआई नहीं होगा, है ना। मैंने मार्क गलत किया था, बट आपको छोड़ना, ये सारी गलती मैं आपको बता रहा था, ठीक है। सी विद, अब ये बैंक बोर्ड, ये भाई ये क्वेश्चन जिसने गलत किया उसने कोई प्रिपरेशन नहीं किया। बैंक बोर्ड ब्यूरो का सेम क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला लाइन और ये लाइन, कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ये कौन कर 2018 या 19 में ये क्वेश्चन था कि डैश रिकमेंडेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, और आंसर में था बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो ये तो पीवाईक्यू है, पूरा उठा के दिया, बस क्वेश्चन को चेंज किया गया है ना। एंड दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, तो ये तो सही होना ही था, है ना। अब यही मैं, इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। अब जो लोग मुझे सच में फॉलो कर रहे हैं भाई, फॉलो करो या ना करो, अनसब्सक्राइब कर देना, बट पीवाईक्यू जरूर करके जाना, है ना। मुझे फॉलो करने से इतना कुछ मिलेगा नहीं आपको, या सब्सक्राइब करने से, बट हाँ पीवाईक्यू करके जाओगे तो एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है ना। अब ये कन्वर्टेबल वाला बॉन्ड्स वाला क्वेश्चन, ये मैंने गलत मार्क किया था, बट इट इज ऑल्सो अ स्टैटिक वाला पोर्शन, जो कि मेरे से गलती हुई, मैंने नहीं पढ़ा, पर आप लोगों को पढ़ना है ना। ये मैंने गलत मार्क किया था उस टाइम पर। अब सी दिस क्वेश्चन कंसिडर, अब देखो ये सब पढ़ते हैं, ये 2 और 3rd नंबर पे सभी पढ़ते हैं ना। ये वाला शायद आपसे मिस हो जाए, ये भी पीवाईक्यू है, विश्वास नहीं होता, 2011 में आया हुआ है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। 2013 या 14 में, 11 का मुझे याद है, 13 और 14 में भी एक बार आया हुआ है ना। तो अब यही है पीवाईक्यू, देखा बोला ना पीवाईक्यू, अराउंड 100 में से 50 क्वेश्चन से पीवाईक्यू के ऊपर आपको मिल जाएंगे, बट हाँ वो एसोसिएट आप कर पाएंगे नहीं, मैंने ठीक मार्क किया था क्योंकि ये पीवाईक्यू है ना। अब ये क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए। अब देखो वियतनाम वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देख के लग रहा है बड़ा सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। सारे चारों स्टेटमेंट पढ़ना, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एक दो में आपको डाउट हो सकता है, बट बाद में ऑप्शन ऐसे फ्रेम थे कि आप कर सकते हो। अब देखो, वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक की बाकी कंट्रीज कहाँ गई बताओ, बाकी कंट्रीज के मर गई, इंडो पैसिफिक में और सी बहुत सारी अच्छी कंट्रीज है, तो मोस्ट प्रोडक्टिव वियतनाम का क्यों होगा, तो 5 तो रॉन्ग है ना। एंड बाकी सबको पढ़ना 1, 3 एंड 4 आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये मैंने ठीक किया था सर, मेरे को +2 भी मिला है। अब देखो, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। बोला ना कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आरबीआई तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो द मदर एंड फादर ऑफ ऑल बैंक्स, आरबीआई इज आंसर। ये स्टैटिक पार्ट है, कोई भी बुक पढ़ रहे, कोई भी, इवन एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ोगे जब, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भाई पहली लाइन है कि प्राइस स्टेबिलिटी रखना है, +-2 होना चाहिए, है ना। यानी या तो 2% ज्यादा इन्फ्लेशन है या 2% कम इन्फ्लेशन हो, उस बैंड के बीच में रखना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर आप ना रख पाए तो आपको सरकार को जवाब देना पड़ता है, ठीक है। अब एनएफटी, दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू टॉपिक। पीवाईक्यू में आपको क्रिप्टो पूछा गया, तो क्रिप्टो के साथ एनएफटी भी तो आता है, जहां भी क्रिप्टो पढ़ोगे वहां एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स पढ़ोगे, वेरी सिमिलर टू पीवाईक्यू। और सारे स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स है, पढ़ते ही आंसर होगा, ठीक है ना। ये सारे देखो, अब मैं मान लो कि ये एनएफटी पढ़ के नहीं गया, बट अगर मैं इसको देखते ही छोड़ दूं ना, तो मैं बेवकूफ हूं, फिर मुझे पूरा पढ़ना है। और देखो फिर से पीवाईक्यू आया ना, हर जगह पीवाईक्यू आएगा, है ना। अब जो लोग आपको समझा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मत मानो उनकी बात। अब ये लीव टाइप क्वेश्चन है मेरे लिए, तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कौन सा कहां पर, एक दो का मुझे पता था बट इतना सारा नहीं पता था, तो ये लीव टाइप क्वेश्चन आपको भी छोड़ देना अगर नहीं आता हो तो, है ना। अब दिस ज्योग्राफी वाला पोर्शन, दिस इज स्टैटिक पोर्शन,
मैंने गलत मार्क किया था, बट आपका गलत होना नहीं चाहिए क्योंकि स्टैटिक वाला पोर्शन है। देखो दो चीजें बार बार आ रही है, पीवाई की बार बार बोल रहा हूँ, बार बार स्टैटिक बोल रहा हूँ। अभी तक करंट से इतना कुछ आया नहीं है ना, और जो भी करंट के क्वेश्चन है तो वो लास्ट में स्टैटिक में घूम के आ जाते हैं। अब ये वाला ये करंट का हो सकता है, विधि विधि है ना, ददाब, ठीक है ना। अब नहीं पता था, ये लीव टाइप है, इसके सारे पढ़ के भी समझ में कुछ आ नहीं रहा था, तो लीव टाइप है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, टर्किक स्टेट्स, मुझे नहीं पता था उस टाइम पर, अभी मुझे इसका आंसर पता है बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, ठीक है ना। तो ये भी मेरे लिए लीव टाइप था, बट हाँ मैंने अटेम्प्ट किया था, मुझे नेगेटिव मिला था, ठीक है। सी दिस वन, ये भी पूरा फैक्ट है, ये अगर फैक्ट्स आपको आते हो तो डेफिनेटली मार्क करो, अदरवाइज इज अ लीव टाइप क्वेश्चन, है ना। देखो लीव टाइप जो भी था उस टाइम पे मैंने लीव को भी मैंने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। अब मुझे समझ में आता है कि ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, अटेम्प्ट इतने करो जितना आपको सही सही आते हो, है ना, और एक एक अच्छे मार्क्स तक अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन यूएन क्लास, ओके, इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने नहीं पता मैंने एग्जाम में क्या गलती की थी, ये 12 नॉटिकल माइल देख के मारा होगा। अब ये देखो, जहां भी ऐसा कोई डेटा वगैरह है ना वो गलत नहीं होता। ऐसा मत सोचना कि कहां भी नंबर दिख गया 5% 10% वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल मत सोचना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। और ये मुझे एग्जाम में भी आता था, मैंने गलत मार्क किया है ना, बट एग्जाम में मुझे ये आता था, ठीक है। ये तीनों ही ठीक होगा, आंसर 1 2 3 होगा, ओके। तो सी दिस क्वेश्चन, सेनकाकू आइलैंड, है ना। अब अगर आपने जरा सी भी आईआर पढ़ी है ना, मेंस हो या प्रीलिम्स हो, आपने जरा सी भी आईआर पढ़ी है तो सेनकाकू के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। दीज आर द पीवाईक्यू, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस आर द पीवाईक्यू, क्योंकि ये डिस्प्यूट वाले जितने भी है ना पीवाईक्यू में हजारों बार पूछे हैं, तो बहुत बार पूछे हुए है ना, चाहे वो सेनकाकू हो, क्यूरिल QRIL क्यूरिल क्यूरिल आइलैंड हो, है ना, साउथ चाइना सी हो। अब ये आपको छोड़ के नहीं जाना, इसलिए मैं बार बार पीवाईक्यू बोलता हूँ। जब आपने पीवाईक्यू में साउथ चाइना सी पढ़ा ना, तभी आपको पता ना चाहिए कि बाकी जो डिस्प्यूट्स एरिया है, जैसे जैसे क्यूरिल हो गया, सेनकाकू ऑलरेडी आ चुका है, साउथ चाइना सी आ चुका है। 2024 के पेपर में शायद वो 24 या 23 में अजरबैजान आर्मेनिया वाला आ गया था, है ना, वो भी उनका भी डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है ना। तो दिस डिस्प्यूट्स आर द पार्ट ऑफ पीवाईक्यू, आपको ये पता होना चाहिए। मेरे को पता था एग्जाम, मैंने बोला ना ये सब चीजें जिन्हें नहीं पता ना, दीज आर द वेरी कोर ऑफ यूपीएससी। जो पीवाईक्यू बार बार पूछ रहा है, यूपीएससी को बता रहे कि हाँ मैं यहाँ से पूछूंगा, मैं यहाँ से पूछूंगा, बट आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार पीवाईक्यू चिल्लाता रहता हूँ। इसको तो देखते ही मार्क करना है, ठीक है ना। अब नाउ 27 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ऑल दो मैंने करेक्ट मार्क किया था क्योंकि मुझे पता था। अगर आपको ये पता हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको लीव कर सकते हैं। बट हाँ मैं न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो मुझे ये बार बार सुनने को मिलता रहता है ना। दीज आर ऑल ये भी डिस्प्यूट्स ही हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है वगैरह, ठीक है। तो ये मे बी लीव, और जिसको पता है वो कर सकता है। दिस आर लीव टाइप क्वेश्चन, मुझे तो इसमें से एक ही पता था, ठीक है ना, बाकी मुझे समझ में आया नहीं, तो दिस आर लीव टाइप क्वेश्चन। बट हाँ दीज नेम्स एंड दीज नेम्स आर मेंशन्ड इन पीवाईक्यू, सारे नाम कुछ ना कुछ मेंशन हर जगह पर है, ठीक है ना। टिग्रिस रीजन हो गया, ये सब वगैरह वो मेंशन रहता है पीवाईक्यू में, तो वो करना चाहिए, कर लेना चाहिए। अब एग्जाम हॉल में अगर अटेम्प्ट ना कर पाए नो दिक्कत, बट हाँ करके तो रखना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA हमको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस प्लस प्रीलिम्स। अब देखो मान लो आपने नहीं भी पढ़ा हो, फिर भी इस क्वेश्चन आप कर सकते हो। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है अगर वाइल्ड एनिमल सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट तो फिर मान लो कि टाइगर ज्यादा है, टाइगर को बेच देते हैं, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट का तो चल रहा है, टाइगर बेच सकते हैं, ऐसा सोचो। एंड दीज आर लॉजिकल थॉट्स, ऐसा कुछ भी मतलब अपने आप को हीरो बनाने के लिए नहीं सोचना, लॉजिकल थॉट है ना। अब देखो, when a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection, yes, उसको मैंने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया तो प्रोटेक्शन तो दूंगा ही ना, है ना। एप्रीहेंशन, अगर एप्रीहेंशन का मतलब ना पता तो हिंदी वाला देख लेना, एप्रीहेंशन का मतलब चिंता करना। मैंने सोचा, मुझे स्ट्रेस आया कि ये मेरे लिए हानिकारक है, उसको मार दो। अब ये क्या हुई बात, वी आर ह्यूमंस, है ना। एक हाथ पे हम एथिकल चीजों की बात करते हैं और दूसरे पे हम सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए हानिकारक है तो इसको उड़ा देते हैं, इसको मार देते हैं। तो ये हो सकता है किसी भी एंगल से कि मियर एप्रीहेंशन कैन किल समवन, किल सम एनिमल, रॉन्ग, तो 3 इज रॉन्ग, है ना। एंड दिस वाइल्ड इज द सोल प्रॉपर्टी, नो दे आर नॉट द सोल प्रॉपर्टी। अगर होता तो फिर लायन को भी बेचते, फिर तो टाइगर को भी बेच देते, है ना, वैसे भी बहुत बढ़ रहे हैं अब तो टाइगर को बेच दो, है ना। तो दे आर नॉट द सोल प्रॉपर्टी, एंड इवन we humans are also not the sole property of any government, we are the subjects of government। हाँ गवर्नमेंट हम पे रूल बनाती है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, गवर्नमेंट रूल नहीं मतलब पार्लियामेंट रूल बनाता है या कोई भी लॉ बना रहा है, बट हाँ जस्ट इन जनरल कॉन्टेक्स्ट
कि दे आर मेकिंग रूल्स एंड वी आर फॉलोइंग इट, दैट मींस वी आर द सब्जेक्ट बट वी आर नॉट द प्रॉपर्टी। अगर वी आर प्रॉपर्टी होते ना तो फिर हाँ, गवर्नमेंट में किसी को हमारी किडनी चाहिए होती तो वो मांग लेते हमसे, है ना, बट वी आर नॉट द प्रॉपर्टी। दे कैन आस्क फॉर ऑर्गन डोनेशन, ठीक है ना, बट वी आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन, राइट। चलो 30 नंबर, सर्टन। अब ये कल्टीवेटर, ये तो भाई पता था, ये तो मैं बचपन में पढ़ा है, ठीक है ना, और अगर कोई साइंस की वो 10th की एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उसको ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने बताया भी साइंस के वीडियो में कि हाँ, साइंस से 10th की एनसीईआरटी पढ़ लेना आप लोग। चलो इसके बाद आते हैं इसके ट्रांसपेरेंट रिजर्व। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999, अब GOI 1919, 1935 एंड दो चार्टर एक्ट। जितना भी बोरिंग लगे, है ना, जितना भी बोरिंग लगे जरूर पढ़ के जाना। उसमें किसमें क्या बोला गया, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन ही आपकी गेम बनाएगा, ठीक है ना, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है तो जरूर पढ़ के जाना उसको। अब मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको ठीक मार्क किया था, पता है, मैंने सिर्फ इसको देखा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, बाकी तो था ही पॉइंट। मैंने बोला ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट आज का है, डिसेंट्रलाइजेशन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ब्रिटिश बनाकर गए थे, आपको लगता है ऐसा उन्होंने कुछ सोचा भी होगा, है ना, तो ये सही था, ठीक है ना। फनम, ये वर्ड एक्चुअली वो एंशिएंट हिस्ट्री का वर्ड है, मुझे उस टाइम पे नहीं आता था, मुझे अभी पता है इसका मतलब कॉइन्स होता है। अगर किसी ने एंशिएंट हिस्ट्री वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें देखना, मैंने वो लूसेंट के बारे में बताया था, एज इट इज मेंशन्ड है लूसेंट में, एज इट इज फनम मेंशन्ड है, पर उस टाइम पे वो सोर्स मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने बाद में पढ़ा, तो मुझे अभी पता ही है, ठीक है ना। अब ये देखो गदर पार्टी, फिर से रिपीटेड थी मैंने, गदर पार्टी वाला, ठीक है ना, हिस्ट्री का मॉडर्न स्पेक्ट्रम जो भी पढ़ेगा उसको ये आना ही चाहिए। ये तो भाई बिना देखे थ्री, ये तो मैं गदर पार्टी देखते हैं बता दो किस कौन कौन प्रेजेंट था, कौन कौन एब्सेंट है, किस किसने बनाया, ठीक है ना, गदराइट मूवमेंट के बारे में, है ना। अगेन क्या है हमारे, स्टैटिक आया। अभी तक बताओ PYQ और स्टैटिक को छोड़कर करंट का आया कुछ, है ना। एक दो क्वेश्चन थे पोलर कोड, बट पोलर कोड पर मुझे नहीं पता कौन से मैगजीन ने इसे कवर किया था, है ना, और अगर किया भी होगा तो मुझे इतना सा याद रहेगा, आई डोंट रिमेम्बर, नहीं समझ में आता, ठीक है ना। तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ स्टैटिक पर फोकस करो और PYQ पर फोकस करो, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों निकलेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, मेंस का तो बंदे प्रीलिम्स तो निकल जाएगा। चलो ट्रिप्स प्रपोजल, ये तो कोड स्टैटिक है भाई, आना चाहिए। मेरी हिस्ट्री थोड़ी वीक है, मेरा नहीं आया था, मेरी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी बहुत अच्छी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ी वीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये भी मैंने कर लिया था, हाँ यहाँ पे टका था तो आई गेस कि हाँ पिटका होता है ना, तो वैसे कोई दिमाग ला के मैंने उस टाइम पे कर लिया था, मैंने वो ज्यादा करना है अब मिला, पर मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पिटका का सोच के या क्या अवधनशटका जो भी है, और ये त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, अब महापुराण तो फिर हिंदू में आ गया, वैसे जैन में भी अब भगवती पुराण वगैरह है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली अब लीव कर सकते हैं। हाँ मैंने किया था, मुझे भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं थी, बट हाँ एग्जाम हॉल में मैंने समझ गया था कि इसका आंसर ये करना चाहिए मुझे। चलो 36 पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का है, अगर आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज लीव। और ऑप्शन भी देखो बहुत अजीब से फ्रेम हुए थे, ठीक है ना। मुगल वाला आया, अब देखो मंगोल इन्वेजन वाला, कुछ मैं कर चुका था बट इसका भी मैं नहीं कर पाया था, फॉर मी इट्स अ लीव टाइप, बहुत ज्यादा कोर हिस्ट्री थी जो कि मेरे से नहीं हुई, है ना। कुलाधरण अगेन हिस्ट्री मैंने छोड़ा, और अगर आप अब ये कुलाधरण में शायद वो लूसेंट की बुक में मेंशन है, शायद मेरे को इतना याद नहीं है, हाँ पर मैंने ये छोड़ दिया था, मेरे लिए लीव टाइप था। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो लीव टाइप फॉर मी, एक ही स्टेटमेंट मुझे पता थी विजयनगर एम्पायर वाली, बाकी लीव टाइप, ठीक है। कौटिल्य अस्त्र शास्त्र, सारे क्वेश्चन मैंने पढ़े, मैंने आंसर ये किया था, वैसे इसका आंसर क्या होगा देख लेते, 40 का 40 का 40 का 40 40 40 40 40 का बी आंसर है, 40 का बी आंसर है, बी आंसर है, 2 एंड 3, 1 इज रॉन्ग, जुडिशियल कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट। हाँ इसको मैं कर सकता था बट उस टाइम पे मैंने गलत किया, अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। कौटिल्य वाज, चलो छोड़ो ऐसा मत सोचना, हाँ अभी सोच के कुछ भी, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है तो कुछ भी सोच सकता हूँ, बट हाँ मत सोचना, अगर आता हो करना, अदरवाइज लीव कर देना, क्योंकि अभी तो मैं कुछ भी दिमाग लगा दूंगा कि कौटिल्य वाज अ ग्रेट पर्सन, तो हाँ वो किसी को पनिशमेंट में स्लेव क्यों बनाएगा। एग्जाम में ये सब चीजें नहीं चलती है ना, एग्जाम बहुत कैलकुलेटिव होता है, इतना कूल माइंड रहता नहीं है, और ऐसा सोच के मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता, है ना। मेरे लीव टाइप था, मैंने अटेम्प्ट किया था बट लीव टाइप है। 41 इज अ लीव टाइप, ऑलरेडी लीव किया, ऑप्शन भी देख सकते हो, है ना। 42 इज अ लीव टाइप, कोर कोर एंशिएंट हिस्ट्री है जो कि दिमाग के ऊपर से था, ठीक है ना। अब ये देखो संगम, संगम अगर आया एग्जाम में और आपने छोड़ा तो प्रिपरेशन करना बंद कर देना,
पीवाईक्यू में संगम आ चुका है, मेंस में संगम बहुत बार आ चुका है। अब हम जब प्रिपेयर करते हैं तो मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों करते हैं, तो संगम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। संगम पढ़ते मैंने ये मार्क किया था, मुझे पता था कि ये चीज है, तो संगम के ऊपर पूरा नोट्स बनाया हुआ है कि उसको रट्टा मारना है भाई और एग्जाम में मेंस में लिख के आना है। संगम बहुत बार एग्जाम में पूछा, तो साउथ में जब भी आप पढ़ो संगम तो छोड़ना ही मत। कोर स्टैटिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके आना। देखो हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लीव किए हैं, बट हाँ जो क्वेश्चन सब कर रहे हैं वो मैं लीव नहीं करूंगा। संगम सब पढ़ते हैं जो भी सीरियस एस्पिरेंट होता है। ओके, योगी असिस्ट था, मेरे लिए लीव टाइप था। इसका आंसर वैसे अकबर होगा, मुझे अभी पता है क्योंकि प्रिपरेशन को बहुत दिन हो गए हैं, ये सब चीजें मैं पढ़ चुका हूं, है ना, रिसर्च कर चुका हूं, तो अभी मुझे पता है। द वर्ल्ड बेस्ट टॉलेस्ट स्टैचू, ये मुझे पता था क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता हूं, तो ये मुझे पता था, ठीक है ना। सॉरी न्यूज़पेपर पढ़ू ना पढ़ू ये स्टैटिक है भाई। रामानुजाचार्य के बारे में आपको पढ़ना है, रामानुजा के बारे में आपको पढ़ना है ना। द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज डिवोशन, रामानुजा हो गए, है ना। बाकी जो एक लिंगार्क्स हो गए, इनके बारे में आपको पढ़ना है। रिपीटेड थीम है, ठीक है ना। और जो सूफी सेंस हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये तो आंसर ए होगा, ठीक है ना। ये स्टैटिक है, ये कोर स्टैटिक है भाई, स्पेक्ट्रम में मिले ना मिले, पर हाँ ये कोर स्टैटिक है। इसके नोट्स आपके रेडी रहने चाहिए। दीज जो भी ये रिलीजियस टीचिंग वाले लोग थे, सोमनाथ टेम्पल का क्वेश्चन ये भी मैंने करेक्ट मार्क किया था। इसमें मैं दिखा, देखो सोमनाथ टेम्पल इज वन ज्योतिर्लिंग, ये मुझे पता था, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें सोमनाथ एक है, पता था। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल्बुर्न, ये भी मुझे पता था कि उन्होंने बताया, है ना। ये आपको भी बताना चाहिए। हम थर्ड स्टेटमेंट को देखो, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल बाय प्रेसिडेंट श्री एस राधाकृष्णन, ठीक है ना। अब इस चीज को सोचो, इसको मैंने क्या सोचा था उस टाइम पे। देखो मुझे दो चीजें अच्छे से पता थी। पहली बात, ये जब प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी, जब गवर्नमेंट बनी थी, मैंने 19 जब गवर्नमेंट बनी इंडिया में, नहीं इंडिपेंडेंट के बाद, है ना। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी थे जो कि इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा इट इज अ रिलीजियस मैटर, तो स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उसके बावजूद वहां पे गए, तो राधा कृष्णन तो बहुत बाद में आए, है ना। राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा, ये मुझे पता था। अगर आप मैंने मेंस की तैयारी की है तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मुझे पता था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी। अब ये स्टोरी बहुत पॉपुलर है, मुझे पता है, क्योंकि और मैंने ये ऐसे पढ़ा था, मुझे याद है अभी भी, कि हमारी जब पहली गवर्नमेंट बनी थी ना, मतलब जब हमारी पहली, उस टाइम पर सिर्फ पंडित नेहरू ही नहीं थे जो कैरिज्मेटिक लीडर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सारे सबकी बातें, मासेस जो थी ना, मतलब जो इंडियन पीपल्स है, वो इन सभी की बातें सुनते थे। अभी क्या है, अभी की गवर्नमेंट में, ठीक है ना, नो पॉलिटिकल बायसनेस, बट अभी की गवर्नमेंट में मोदी जी का एक अलग ऑरा है, ठीक है ना। मोदी जी का एक अलग ऑरा है, बाकी किसी भी लीडर का इतना ऑरा नहीं है। अमित शाह जी का हो सकता है, बट बाकी किसी भी लीडर का इतना बड़ा ऑरा नहीं है कि उसकी बात सभी सुने, सभी माने, है ना। बट मोदी जी अगर तुमको बोलते कि थाली पीटो, छत पे बैठकर तुम पीटोगे, तुमको कैंडल जलाने के लोग तुम जलाओगे, ठीक है ना, तो वो और है। बट इन अ फर्स्ट गवर्नमेंट बहुत से ऐसे लोग इनका और आता, ठीक है ना, चाहे वो नेहरू जी हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, तो ये चीजें मुझे पता थी। अब ये नॉलेज मैंने कहीं पे पढ़ी है, एक्यूमुलेट की, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया, है ना, ये आंसर था। 47 पे आते हैं, बी सेल टी सेल, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये कोर करंट अफेयर्स है, ठीक है ना। ये एक मतलब हर मैगजीन ने कवर किया था, बी सेल इम्यूनिटी, टी सेल इम्यूनिटी, हर दिन न्यूज़पेपर में आता था। अब आगे बढ़ते हैं, 48 में बढ़ते हैं। अदर, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नैनो पार्टिकल्स, दिस इज अबाउट नैनो पार्टिकल्स। अब पहला स्टेटमेंट देखो, अदर देन दोस मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर को अभी तक किसी ने पूरा एक्सप्लोर किया नहीं है। मैंने एग्जाम हॉल में यही सोचा था, नेचर को पूरा एक्सप्लोर किया नहीं है। तो नैनो पार्टिकल नेचर में नहीं होगा, किसे पता भाई। फोटॉन्स क्या है, सनलाइट में जो फोटोन, वो भी नैनो पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। अब नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड, हाँ, सम मेटेलिक ऑक्साइड कैन मेक सम कॉस्मेटिक्स पॉसिबल, कुछ बन सकता है। नैनो पार्टिकल सम कमर्शियल विद एंटर इन आर अनसेफ, हाँ सम आर अनसेफ, है ना। अभी कुछ तुम ले रहे हो, अनसेफ हो ही सकता है ना, एक सर्टन लिमिट तक सेफ है, उसके बाद अनसेफ है। 2 और 3 तो वेरी जनरल है, 1 को मैंने सोचा ये तो पॉसिबल नहीं है, 2 और 3 आंसर। अब देखो नैनो पार्टिकल मैंने नहीं पढ़ा कभी, किसी ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, बट मैंने नहीं पढ़ा, बट हाँ मैंने आंसर मार्क कर दिया ना। इसीलिए किसी क्वेश्चन को बिना पढ़े नहीं छोड़ना, पीवाई के ऊपर स्ट्रेस दो, स्टैटिक को पढ़ो एकदम पागलों की तरह, फिर करंट अफेयर्स के ऊपर आ जाना, ठीक है ना। पर पहले ये दो तो कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो 49 पे आ जाते हैं। डीएनए बार कोडिंग, हाँ वर्ड एसोसिएशन करके बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ मेरा गलत था, आपको भी ये अटेम्प्ट तो करना है,
ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन लूज क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, लास्ट में अगर ना बने देन लीव, पर पढ़ो पूरा इसको। मेरा गलत था, मैं नहीं वर्ड एसोसिएशन कर पाया था उस टाइम पर। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं, अभी जाके 2012 और 2014 का क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन सेम टू सेम यही रिपीट हुआ है। इसको एज इट इज उठा के यहाँ पे डाला गया है कि हाँ एसिड रेन में कौन कौन होता है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम हॉल में देख के भी मुझे पता था कि हाँ भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी जाके क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको दिख जाएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हाँ 2 and 4 होगा, और 2 and 4 ही, वो मुझे पता था। हाँ ये सब मैंने मार्क किया है वैसे, है ना। एग्जाम हॉल में रिस्क नहीं लेते, बट हाँ मैं एग्जाम में देख के मुझे पता था कि ये भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो आज यहाँ तक रखते हैं, पार्ट 1 कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। फिर पार्ट 2 में ऐसे मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने क्या क्या गलती की थी और क्या क्या नहीं की थी। एंड मैं अभी फिर भी आप सभी को बोलूंगा कि प्लीज फोकस ऑन पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू को अच्छे से करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर सपोर्ट, एंड माई कमेंट सेक्शन इज ओपन टू ऑल। कोई फीडबैक देना है आप दे सकते हो, कुछ पूछना है पूछ सकते हो। एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।